अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। ओल्ड 9th क्लास बेटा, आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसे I.E से रिप्रेजेंट करते हैं। I से आयोनाइजेशन, E से एनर्जी। अब इसके हम डेफिनेशन करते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom एक एटम है। अच्छा, अब इसकी दो शराइत बेटा तवज्जो करनी है। एक तो ये कि वो एटम मस्ट बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन तन्हा, अकेला, एक ही एटम हो, वो किसी के साथ बॉन्ड ना बनाए ठहरा हो। और दूसरी कंडीशन है वो गैसियस स्टेट में हो, गैसी हालत में हो। तो उस एटम के आखिरी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसकी एक एग्जांपल देखें। Na है सोडियम। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पे प्लस का चार्ज आ जाता है। इस दौरान जो इसकी डेल्टा H होती है, जितनी एनर्जी रिलीज देनी पड़ती है वो होती है प्लस 496 किलो जॉल पर मोल। इतनी एनर्जी हम देंगे तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, यानी कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये इसमें हीट हमें देनी पड़ती है। क्यों? वाई हीट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन? बिकॉज देयर इज एन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक कशिश है। उस कशिश को रिमूव करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी एक और डेफिनेशन है, इसमें आप लिखोगे फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि पहली आयोनाइजेशन एनर्जी। इफ देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, अगर वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove first electron। पहला जो इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करना है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाएं तो फिर जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कि अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जब आप जो एनर्जी देंगे उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब आप जाएंगे तो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं।
देखें जी, एग्जांपल्स मैं बना रहा हूँ। ये मैग्नीशियम का न्यूक्लियस में बना रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर Mg का, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। ये न्यूक्लियस पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10, तीसरे में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन है जी मैग्नीशियम के अंदर। यानी मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इधर बना देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। तो मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। इसकी वैलेंसी +2 होती है। अगर आप ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये वाला, तो इसको जो रिमूव करने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फिर अगर आप इसको दूसरे को निकालने हैं तो आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और यहाँ पे एक अहम क्वेश्चन है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो पहले से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। वाई, क्यों? ये सवाल है। वाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन फर्स्ट। मैग्नीशियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पहली से ज़्यादा क्यों होती है? तो रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन को जब आप निकालने के लिए आएंगे तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इस पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इसकी निस्बत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाएंगे तो फिर आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये इनका हो गया। अब हम इनके पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के। पीरियोडिक ट्रेंड में बेटा 2 चीज़ें होती है। एक होता है ट्रेंड इन ग्रुप और दूसरा होता है ट्रेंड इन पीरियड। पहले हम ट्रेंड इन ग्रुप डिस्कस करते हैं। पहले ग्रुप के एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, ये पहले ग्रुप के एलिमेंट के नाम हैं। अब इनका 2-3 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ एटॉमिक। ये इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है। बाकी इसी तरीके से हाइड्रोजन का बनाता हूँ। ये न्यूक्लियस, पहले में 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के बाद लिथियम का बनाता हूँ। न्यूक्लियस, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के बाद सोडियम बनाता हूँ। न्यूक्लियस, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से मैं सारे बना सकता हूँ। अब तवज्जो करें बेटा, जब मैं सोडियम से हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आऊँगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला बहुत कम है, शील्डिंग इफेक्ट है ही नहीं, कोई दूसरा शेल भी नहीं है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी मुश्किल पेश आएगी मेरे लिए। अगर मैं लिथियम से 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला निकालने के लिए आऊँ तो देखें अब न्यूक्लियस और इसके दरमियान फासला बढ़ चुका है, दरमियान में एक शेल आ चुका है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको जब मैं निकालूंगा तो इसकी निस्बत ये आसानी से मैं निकाल सकता हूँ। यानी यहाँ मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पे कम देनी पड़ेगी। जब मैं इधर आता हूँ, अब देखें बेटा 1 2 शेल आ चुके हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ चुका है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ चुका है, न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन पे कशिश कम हो चुकी है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन निकालना उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसका मतलब है जो हम पीरियड में टॉप टू बॉटम, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, कम होगी। मैं यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी decreases when we move from top to
बॉटम इन ए ग्रुप। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, कम होती है। आपने इनकी रीजंस लिखनी है, फिर वजूहात लिखनी है। वजूहात क्या हैं? वही हैं। क्या? पहली वजह तो ये है कि जो हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ता जाता है। जितना फासला कम होगा कशिश न्यूक्लियस की उतनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के निकालना उतना मुश्किल होगा। और जब फासला ज़्यादा होता जाएगा तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के दरमियान कशिश कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान होता जाएगा। इसलिए हम कहते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, जब हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, कम होती है। इसके बाद ट्रेंड एंड पीरियड है। ट्रेंड एंड पीरियड। बेटा पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, बढ़ती है। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी increases as we move from left to right in पीरियड। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब इसकी वजह मैं दूसरे पीरियड के एलिमेंट के नाम लिख रहा हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये दूसरे पीरियड के एलिमेंट के नाम हैं। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियॉन का 10 है। अब मैं इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। पहले न्यूक्लियस, जितना एटॉमिक नंबर होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद उतनी है। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद लिख रहा हूँ। ये न्यूक्लियस में 3 होगी, ये तो हो गया न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 1 आ जाएगा। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एटॉमिक नंबर 4 है तो प्रोटॉन भी 4 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे, पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में भी 2 आ जाएंगे। अब बोरान की बात करते हैं, प्रोटॉन इसमें 5 हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 3 आ जाएंगे। इस तरीके से हम सारे बना सकते हैं। अब बेटा देखें कि शेल की तादाद देखें। लिथियम हैज़ 2 शेल्स, beryllium has 2 shells, boron has also 2 shells. Both, all the elements in this period will contain 2 shells. Shells की तादाद सेम है, but nuclear charge is increasing continuously. न्यूक्लियर चार्ज मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इसका न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन 3 है, इधर 4 हैं, इधर 5 हैं, सो ऑन, ये बढ़ते जाएंगे। अब देखें ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी न्यूक्लियर अट्रैक्शन यहाँ कम है। इधर 4 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, इसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन इसकी निस्बत ज़्यादा है। इधर 5 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन इससे ज़्यादा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करती है? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज। न्यूक्लियर चार्ज मुसलसल बढ़ता है। वाई क्यों बढ़ता है? बिकॉज एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज बट नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। इसमें भी 2 शेल्स हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। देयरफॉर वी से एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड
आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। तो बेटा ये आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक था, थोड़ा सा इसका रिव्यू कर देते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी है क्या? ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी एटम में से, लेकिन विद टू कंडीशन, उसकी दो शर्त भी हैं। वो दो शर्त क्या हैं? फर्स्ट, पहली ये है एटम शुड बी आइसोलेटेड एंड शुड बी इन गैसियस स्टेट। एटम आइसोलेटेड हो, अकेला हो, तन्हा हो और गैसियस स्टेट में हो। उसकी आखिरी शेल में से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर इसकी आपने एग्जांपल देनी है। ये सोडियम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये इसकी कितनी किलो जॉल पर मोल एनर्जी। फिर हमने देखा कि फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है तो जो एनर्जी देंगे वो फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है तो जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और हमारा बड़ा अहम सवाल है कि वाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी? मैग्नीशियम की भी आ सकती है कोई भी। आप मैग्नीशियम इज हायर देन फर्स्ट, मैग्नीशियम की दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी पहली से ज़्यादा क्यों होती है? बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, तो बाकी बच जाने वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाती है। देयरफॉर इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन की निस्बत दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर इनका ट्रेंड एंड पीरियड, ट्रेंड एंड ग्रुप में जब एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, द न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। एज डिस्टेंस इंक्रीज चार्ज डिक्रीज, जैसे डिस्टेंस बढ़ता है चार्ज कम होता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम ईजियर एंड ईजियर। एंड ट्रेंड एंड पीरियड में एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस कम होता है। जब एटॉमिक रेडियस कम होता है, क्यों कम होता है? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। देयरफॉर व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड इन पीरियड टेबल, आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। तो बेटा उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। कोई मसला हो तो कमेंट करके बता देना। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।